Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 7 of class 11th political science, and the name of chapter is nationalism. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम ये कवर करेंगे कि राष्ट्र भावना क्या होती है या राष्ट्रवाद क्या होता है, और जब राष्ट्रवाद एक स्टेज को क्रॉस करने लगता है तो उसके परिणाम क्या होते हैं। तो वो सब हम इस चैप्टर के अंदर कवर अप करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। इंट्रोड्यूसिंग नेशनलिज्म। During the last 2 centuries or more, nationalism has emerged as one of the most compelling of political creeds which has helped to shape history. राष्ट्र भावना ही एक ऐसी चीज होती है इंसान के अंदर, या राष्ट्रवाद ही एक ऐसी चीज है जिसके जरिए या जिस पर एक नेशन की हिस्ट्री लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसमें आप देखेंगे बहुत सारे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, सुप्रीम सेक्रीफाइस किया इस देश को आज़ाद कराने के लिए। तो बेसिकली हमें वो समझना है कि वो फीलिंग क्या है कि जब एक व्यक्ति इतना ज़्यादा अपने देश के प्रति समर्पित हो जाता है और उसको बस ये दिखता है कि ये मेरा देश है, ये मेरी कंट्री है और दूसरा यहाँ पे शासन नहीं कर सकता कोई बाहरी आकर। वो हम इस चैप्टर के अंदर कवर अप करेंगे। It has united people as well as divided them, helped to liberate them from oppressive rule as well as been cause of conflict and bitterness and war. तो राष्ट्रवाद के जरिए देखो कई बार लोग आपस में जुड़ते भी हैं कि मान लो हमें ये देश आज़ाद कराना है, मैं इस एक देश का डिफरेंट रिलीजन से और दूसरा डिफरेंट रिलीजन से है, पर राष्ट्रवाद ने हम दोनों को जोड़ दिया। और यही राष्ट्रवाद है कि अलग कर देता है। जैसे जो उस इलाके के थे, जो उस एरिया से संबंध रखना चाहते थे आज़ादी के वक्त, वो उधर चले गए। जो इधर से बिलोंग करते थे या इधर के प्रति समर्पित थे, वो इंडिया में रह गए। तो डिवाइड भी करता है लोगों को राष्ट्रवाद और जोड़ने का भी काम करता है। लोगों को आज़ाद भी करता है, ओप्रेस भी करता है। फॉर एग्जाम्पल, ओप्रेस कैसे कि ये हम अब एक व्यक्ति खड़ा हो जाए और ये कहे कि ये मेरा देश है, तो ऐसे में जो दूसरा वहां पे आके रह रहा है तो उसको क्या होगा, वहां से जाना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा। कई बार लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं, बिटरनेस और वॉर्स तक हो जाती है। फॉर एग्जांपल, श्रीलंका के अंदर सिन्हाला और तमिलियंस का सिविल वॉर आपने पढ़ा होगा सिविक्स की किताब में। तो अब सिन्हाला वाले मेजोरिटेरियन एक्ट के तहत अपना राष्ट्रवाद की जो उन्होंने 1956 में पास किया था कि सिन्हाला भाषा चलेगी यहाँ पे, तो वो अपनी डोमिनेंसी दिखाना चाह रहे थे, पर तमिलियंस चाहते थे कि नो, जिस इलाके में वो रहते हैं वहां उनकी चले। तो क्या हो गया फिर, कन्फ्लिक्ट और लड़ाइयां हो गई और वॉर हो गया। नेशनलिज्म हैज पास्ड थ्रू मैनी फेजेस, और ये बहुत मतलब फेजेस से गुजरता है राष्ट्रवाद। जैसे इन 19th सेंचुरी यूरोप के अंदर दिखा आपको राष्ट्रवाद। विश्व युद्ध 1 की बात कर लीजिए, चाहे विश्व युद्ध 2 की बात कर लीजिए, 1914 से 1918 विश्व युद्ध 1 और 1939 से 45 विश्व युद्ध 2। इट लीड टू द यूनिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम्स इनटू अ लार्ज नेशन स्टेट। जैसे जर्मनी और इटली आए थे एक साथ, जर्मनी और इटली, बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स एक साथ आए और जर्मनी और इटली बना। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसके जरिए लोग आपस में जुड़ते हैं, समुदाय आपस में जुड़ते हैं कि हम सब एक हैं। और जब यही राष्ट्रवाद एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाए तो फिर लोगों के बीच में डिवाइडेशन वॉर्स भी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूक्रेन और रशिया का जो इन दिनों इश्यूज चल रहे हैं, वॉर चल रहा है, both side people are fully nationalized toward their nations, but what it caused war. So we are basically, आपको ये समझना है कि राष्ट्रवाद है क्या, तभी आपको इस एग्जाम में भी जो आप 11th क्लास का देंगे और जो आने वाले मेंस के एग्जाम आप लाइफ में लिखेंगे, तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा।
But nationalism also accompanied and contribute to the break of large empire. अब राष्ट्रवाद के जरिए बड़े एम्पायर टूटे भी जा सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर टूटा हमारे यहाँ यूरोप के पास। रशियन एम्पायर टूटा 1991 में, आप जानते हो 14 देश निकल गए, उसमें से एक रह गया बस। इन द अर्ली, पहले यूएसएसआर कहलाता था ना ये। इन द अर्ली 20th सेंचुरी इन यूरोप एज वेल एज इन द ब्रेकअप ऑफ द ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज एम्पायर टूटे। इन एशिया और अफ्रीका में भी बहुत सारे, जैसे अभी साउथ सुडान। तो ये सारे जो देश हैं जो एक दूसरे में से निकलते हैं, या इंडिया के अंदर आप देख लो, आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना निकला, बिकॉज तेलंगाना के लोग अपने पर उस रीजनल नेशनलिज्म के प्रति थे कि हमें अपना अलग राज्य चाहिए। नेशनलिज्म भी दो तरह का हो सकता है, नेशनल और रीजनल भी कह सकते हो आप इसको। तो ये चीज, द प्रोसेस ऑफ रीड्रॉइंग स्टेट बाउंड्रीज कंटिन्यू टू टेक प्लेस। 14 राज्य थे ना जब आजाद हुए थे, हम बने थे हमारे यहाँ 1956 के आसपास 14 राज्य थे, पर आज 28 है। तो बाउंड्रीज क्या होती है, चेंज होती रहती है, क्योंकि हर व्यक्ति क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों की भावना या उनका राष्ट्रवाद अपने एरिया के प्रति एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाए, तो उस टाइम पे वो अलग होना चाहेंगे दूसरे लोगों से जो वहां पे जुड़े हुए हैं। ठीक है। टुडे इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वी विटनेस नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स। दुनिया भर के देशों में आपको नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स दिख जाएंगे, राष्ट्रवादी संघर्ष चल रहा है। चाहे यूक्रेन रशिया की बात कर लो, आर्मेनिया की बात कर लो आप, या फिर अपना सीरिया की बात, तो ये सब चलते ही रहते हैं नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू डिवाइड एग्जिस्टिंग स्टेट्स। इंडिया के अंदर भी था, देखो मद्रास प्रांत कितने राज्यों में टूटा। सच सेपरेटिस्ट मूवमेंट हैव डेवलप्ड अमोंग द क्यूबेकोसिस इन कनाडा, कनाडा के अंदर ये बना। यूक्रेन का आ गया लो एग्जाम्पल यहीं पे। तमिल्स इन श्रीलंका के अंदर, उन्होंने भी अलग होने की बात कही कि हमें भी अलग होना है इन सिनाला वालों से, क्योंकि मेजोरिटेरियन एक्ट पास करके हम पे डोमिनेंसी दिखा रहे हैं। तो नेशनलिस्ट स्ट्रगल चलता रहता है हर जगह। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं बहुत छोटे कंसेप्ट पे समझाता हूँ। मान लीजिए आपका घर है, आप लोग रहते हैं उसमें। अब अगर कोई बाहरी व्यक्ति आके ये कहे कि मेरे को रहना है यहाँ, तो आप लोग क्या कहोगे कि नहीं, ये तो हमारा घर है, आप यहाँ नहीं रह सकते। ये था आपका राष्ट्रवाद अपने घर के प्रति। सेम इसी तरह जब ये फीलिंग एक्सटेंड होती है देश के प्रति, तो हम बाहरी इन्वेजन को, जो बाहर से इन्वेडर आ रहे हैं, उनको रोकते हैं, रेजिस्ट करते हैं। या हम एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर लो, आप कॉलोनी की बात कर लो, कि वो दूसरे लोगों को वहां एंटर नहीं होने दे रहे हैं, कि अपने ही समुदाय के लोग बस यहाँ रहेंगे। दैट इज ऑल्सो अ नेशनलिस्ट फीलिंग। नेशन एंड नेशनलिज्म, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेशन एंड नेशनलिज्म। अ नेशन इज एन इमेजिन्ड कम्युनिटी। नेशन क्या है, एक इमेजिन कम्युनिटी है, क्योंकि आप जानते हो एक देश एक समुदाय से तो मिलकर नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो हम एक इमेजिन्ड कम्युनिटी है, हेल्ड टुगेदर बाय द कलेक्टिव बिलीव्स। हम दूसरों के रिलीजियन, दूसरों के कल्चर ट्रेडिशन की रेस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे की करते हैं, इसलिए हम लोग एक साथ हैं। एस्पिरेशंस एंड इमेजिनेशंस ऑफ इट्स मेंबर, और हम सब इस देश के प्रति समर्पित हैं। तो नेशन ऐसे बनता है जब डिफरेंट सेक्ट ऑफ पीपल एक साथ आए और एक दूसरे की भावनाओं की रेस्पेक्ट करें, संवैधानिक कानूनों को लागू करें और उन्हें माने, तो एक देश बनता है वहां पे। नेशन इज बेस्ड ऑन सर्टेन assumption which people make about the collective whole with which they identify। तो एक देश कुछ assumptions पे है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मैं कोई रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो सामने वाले को मेरे को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, और अगर सामने वाला कोई रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहा है, तो आई शुड रेस्पेक्ट हिम और हर। तभी तो आर्टिकल 25 से 28 में क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ।
या फिर आर्टिकल 29-30 माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट कर दिया। आर्टिकल 24 के अंदर मैंडेटरी कर दिया कि 14 साल से कम के बच्चों पे काम नहीं करवाएंगे फैक्ट्रियों में। आर्टिकल 21 के की बात करें तो राइट टू एजुकेशन, मैंडेटरी एजुकेशन कर दी प्राइमरी 14 साल तक। आर्टिकल 20 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल, आर्टिकल 21 सॉरी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन, आर्टिकल 20। तो ये सब चीजें इसलिए डाली गई हैं ताकि एक व्यक्ति दूसरे के अधिकारों की रेस्पेक्ट करे और दूसरा उस व्यक्ति के अधिकारों की रेस्पेक्ट करे, तभी एक देश बना रहता है। नहीं तो फिर क्या होता है, चीजें कन्फ्लिक्ट्स शुरू होते हैं और फिर सेपरेशन की मांग होने लगती है और वो किसी भी चीज के लिए अच्छा नहीं है। आपने वो कहानी सुनी होगी ना कि 5 लकड़ियां अगर एक साथ रहें तो उनको तोड़ना मुश्किल है, पर अगर एक लकड़ी है खाली तो उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो वो चीज शेयर्ड बिलीव्स। फर्स्ट, अ नेशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय बिलीफ। देखो कोई भी देश है वो विश्वास के ऊपर टिका हुआ है। सब एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं और एक दूसरे की भावनाओं की इज्जत करते हैं, इसलिए वो देश टिका हुआ है। जहां पे भी समुदायों के बीच में या लोगों के बीच में विश्वास खत्म होगा, वहीं पे चांसेस क्या होंगे कि वो देश ब्रेक होगा, टूटेगा, हिस्सों में बटेगा। नेशन आर नॉट लाइक माउंटेन्स, रिवर और बिल्डिंग्स विच वी कैन सी एंड फील। तो देश इस तरह नहीं है कि जिसे हम देख लें या महसूस कर लें। देश तो ना नदियों की तरह है ना रिवर्स की तरह है कि ये ऐसे बना है। देश जो है वो एक तरह की लोगों के बीच में आपसी सहमति है या भावना है कि हाँ भले ही तुम अलग हो बट वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, और हम यहीं से ही बिलोंग करते हैं तो हम इस देश के। दैट इज इट इज टू रेफर्स टू द कलेक्टिव आइडेंटिटी। कलेक्टिव आइडेंटिटी शब्द पे ध्यान देना कि जो मैं हूं इस देश का नागरिक वो ही दूसरा भी है अगर वो यहाँ का है। एंड विजन, और विजन हम सबका क्या है, हर भारतीय का, कि भारत को अच्छा बनाना है और ज्यादा तरक्की पे ले जाना है। फॉर द फ्यूचर ऑफ अ ग्रुप विच एस्पायर टू हैव एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। तो कई बार क्या होता है कि नेशन जो है, आप जानते हो कि एक पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस भी देश के अंदर एग्जिस्ट करता है। पॉलिटिकल आइडेंटिटीज, डिफरेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज हमारे यहाँ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ते हैं, पर सबका मेन काम क्या है, इस देश को डेवलप्ड बनाना। तो दिस इज द थिंग। भले ही किसी ने किसी को वोट दिया हो, दैट इज नॉट द मैटर थिंग। जो मेजोरिटी में आया है, जीता है, वो सबके लिए काम करेगा, वो किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं काम करेगा सिर्फ। A nation exists when its member believe that they belong together। और ये बात को मैं बहुत आसान कंसेप्ट में आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक परिवार है, उस परिवार के अंदर 3 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं मतलब, और फिर उनकी वाइफ और उनके बच्चे। वो सब आपस में एक दूसरे को अपना मान रहे हैं और एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, एक दूसरे के साथ खुशी और दुख में एक दूसरे के साथ स्टैंड कर रहे हैं और एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। तो वो क्या, वो परिवार कहलाएगा। दैट इज नेशन। इसी तरह नेशन, हम सब के बीच में रिलीजियस डिफरेंसेस हो सकते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर हम सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे के रिलीजियंस की या एक दूसरे के कल्चर की, ट्रेडिशन की रेस्पेक्ट करते हैं। दैट्स वाई वी आर टुगेदर। इसलिए तो हम सब एक साथ हैं। वरना वही परिवार का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक भाई दूसरे 2 भाइयों से खुश नहीं है या दूसरे 2 भाइयों से जलता है, तो क्या होगा परिवार में? जाहिर सी बात है आप कहोगे कि परिवार टूट जाएगा। तो सेम इसी तरह देश है। एक देश इसीलिए बना रहता है क्योंकि उस देश के नागरिक सब एक दूसरे की रेस्पेक्ट कर रहे हैं, और जो अच्छी बात है। हिस्ट्री। सेकेंडली, पीपल हु see themselves as a nation also embody a sense of continuing historical identity। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए ये किया है, तो एक व्यक्ति जब उसके अंदर नेशनलिज्म की भावना पनपती है तो वो अपने आप को या अपने पूर्वजों के जरिए
इस देश से, जिस भी देश से वो बिलोंग करता है उससे जोड़ता है, उसकी हिस्ट्री से। ठीक है, किसी भी समुदाय के अंदर आप देख लीजिए, आपको वो एक कम्युनिटी, पर्टिकुलर कम्युनिटी ये कहेगी कि हमारे पूर्वज इस देश के लिए ये कर गए और हम भी इस देश के लिए पूरे समर्पित हैं। तो हिस्टोरिकल आइडेंटिटी भी मैटर करता है नेशनलिस्ट की भावना के लिए, नेशनलिज्म की भावना के लिए। Nationalists in India invoked its ancient civilization and cultural heritage and other achievements to claim that India has had a long and continuing history as a civilization, and that this civilization continuity and unity is the basis of Indian nation. आप जानते हो पुराने सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदारो सभ्यता, ये सब चीजें हमारे यहाँ शुरुआत से ही गिनी जा रही हैं और इसी बेस पे हम सब क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बाउंड है। प्रैक्टिसेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिसेस तो अलग अलग, हर संविधान ही दे रहा है आज़ादी, हर व्यक्ति अलग अलग कर सकता है प्रैक्टिस, बट अल्टीमेटली वी आर वन, वी आर अ नेशन। तो एक इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारा बेसिस वो सिविलाइजेशंस हैं, वो संघर्ष है लोगों का एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे को सशक्त बनाने के प्रति या किसी तीसरे के जुल्म से बचाने के लिए एक दूसरे को के साथ खड़े होने पे, वो उससे वो इंडिया नेशन बना है। टेरिटरी, अब देखो एक देश है, नेशनलिज्म की भावना एक टेरिटरी के अंदर घूमती है, ये भी याद रखना। अब आप जाके मान लो आप इंडियन हो, पर आप जाओ कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर या कनाडा के अंदर, वहां जाके नेशनलिज्म की भावना को दर्शाओगे? जाहिर सी बात है नहीं। आप कहाँ पे नेशनलिज्म की भावना को दर्शाओगे? जिस देश से आप बिलोंग करते हो, जिस देश की टेरिटरी में आप रह रहे हो। तो नेशनलिज्म वहीं पनपता है जहां से हम बिलोंग करते हैं, हम जो टेरिटरी होती है, ज्योग्राफिकल एरिया होता है। थर्ड, नेशन आइडेंटिफाई विद अ पर्टिकुलर टेरिटरी, हर देश की अपनी टेरिटरी है, आप जानते हैं। पीपल हु सी देमसेल्फ एज नेशन स्पीक्स ऑफ अ होमलैंड, कि ये हमारी मातृभूमि है। हम कहते हैं ना कि ये मातृभूमि हमारी है, हम इसके लिए किसी भी दुश्मन से लड़ जाएंगे। तो दिस इज द टेरिटरी, उससे भी नेशनलिस्ट की भावना आती है। मैंने अभी घर का एग्जांपल दिया था ना कि फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति का घर है, वो रह रहा है और दूसरा आके उस पर कब्जा करना लगे, तो जिस व्यक्ति का वो घर है वो लड़ने लगेगा कि नहीं भाई ये मेरा घर है। तो सेम होमलैंड, ये देश हम लोगों का है, कहने का मतलब है ये टेरिटरी भी डिफाइन करती है नेशनलिस्ट की भावनाओं को। जैसे बहुत सारे सॉन्ग सुना होगा ना आपने कि इस मिट्टी के लिए शहीद होना पड़े तो वो भी हो जाएंगे। तो होमलैंड, टेरिटरी, द टेरिटरी दे ऑक्युपाइड एंड द लैंड ऑन विच दे हैव लिव्ड हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस फॉर देम एंड दे क्लेम एज देयर ओन। इस भूमि का हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं, और इस भूमि के लिए हम किसी भी दुश्मन से क्या होंगे, लड़ जाएंगे। जैसे इस वक्त यूक्रेन और रशिया आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, वॉर कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ नेशनलिस्ट भावना थ्रू आउट द देयर टेरिटरी, क्योंकि रशिया इन्वेड कर रहा है यूक्रेन की टेरिटरी में, आप जानते हैं, तो इसलिए। द इंडियन नेशन आइडेंटिफाइज विद द रिवर्स, माउंटेन्स एंड रीजन्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारत की पहचान उसकी नदियों, उसकी वेजिटेशंस, उसकी ग्रीनरी, उसकी सभ्यता, उसके सब कॉन्टिनेंट एग्जिस्टेंस की वजह से है। However, since more than one set of people may lay claim to the same territory, the aspiration for a homeland has been a major cause of conflict in the world. कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम्स किस कारण से होती हैं, अगर हम ये कहें कि फॉर एग्जांपल, आपको पेपर पे समझाता हूँ। देखिए वीडियो थोड़ा बहुत बड़ा हो जाए उसको इग्नोर कीजिएगा, मेन है समझना ब्रॉड सेंस में। ये एक जमीन है और ये व्यक्ति यहाँ पे रह रहे हैं, मतलब ये एक नेशन है, और एक व्यक्ति ये है, ये भी इसी देश का है, पर ये दो व्यक्ति क्या कह रहे हैं कि ये देश हमारा है, ये होमलैंड हमारा है, ये पूरा। अब ऐसे में तीसरा क्या करेगा, तो ये तीसरा इनसे अलग होगा या अपने
ये अपने लिए संघर्ष करेगा अपने एरिया के लिए, तो यहीं पे ही कन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे। तो वही चीज वो कह रहा है क्वेश्चन उसमें कि however since more than one set of people, कुछ लोग make lay claim to the same territory, वो इसी टेरिटरी पे कह रहे हैं कि ये हमारी है, सिर्फ हमारी, तो वहीं कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। और दुनिया भर में इसीलिए इश्यूज चल रहे हैं। शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियाज, नेशनलिस्ट लीडर्स के बीच में पॉलिटिकल आइडियाज भी, या नेशनलिस्ट इंडिविजुअल्स के बीच में पॉलिटिकल आइडियाज भी सेम होते हैं। Fourth, it is shared vision of the future and the collective aspirations to have an independent political existence that distinguish groups from nations. तो देखिए, आप जानते हैं बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे यहाँ, मोर देन 2600 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी क्या होती है, अलग होती है। तो वहीं पे ही क्या होता है, नेशंस के एक नेशन के अंदर ही इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज या इतनी सारी आइडियोलॉजीज की वजह से, पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस की वजह से क्या होता है, लोग भी बंटते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियोलॉजीज में। फॉर एग्जाम्पल, दो पार्टी हैं, पार्टी एक्स और पार्टी वाई, एक राज्य के अंदर। कुछ फॉलोवर्स पार्टी एक्स की आइडियोलॉजी मानते हैं, कुछ फॉलोवर्स पार्टी वाई की आइडियोलॉजी मानते हैं। अब ऐसे में क्या होगा, पार्टी एक्स की आइडियोलॉजी वाले पार्टी वाई को नहीं पसंद करेंगे, पार्टी वाई की आइडियोलॉजी वाले पार्टी एक्स को नहीं पसंद करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, डिफरेंसेस बढ़ेंगे, ये चीज। और अगर उनकी कॉमन आइडियोलॉजी है, फिर देश स्ट्रोंग होगा, नेशनलिस्ट की भावना पनपेगी, देश तरक्की करेगा। इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के अंदर, इट इज शेयर्ड कमिटमेंट टू अ सेट ऑफ पॉलिटिकल वैल्यूज एंड आइडियल्स that is the most desirable basis of political community or a nation state. Within it, members of political community are bound by a set of obligations, and the set of obligations are in our country's constitution. तो हर पॉलिटिकल पार्टी, हर लोग, व्यक्ति या हर समुदाय किसी ना किसी चीज के प्रति क्या है, किसी ना किसी नियम कानूनों को उसको मानना पड़ेगा। और अगर हम पॉलिटिक्स के संदर्भ में बात करें कि मेरी रूलिंग पार्टी है और इलेक्शन में अगर मैं हार गया और दूसरी कोई पार्टी जीत गई, तो आई हैव टू क्विट, मेरे को रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लिगाइड हूं, मेरे पे ऑब्लिगेशंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, इसलिए मेरे को छोड़नी पड़ेगी पोस्ट। दैट इज द थिंग। अ नेशन इज स्ट्रेथेंड बाय इट्स पीपल। एक देश कैसे मजबूत होता है, अपने लोगों की वजह से। जब उसके लोग एक साथ एक आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हो, तो वो देश क्या होता है, मजबूत होता है। एंड एक्सेप्ट देयर ऑब्लिगेशंस टू देयर फॉलो मेंबर्स। कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी, मैनी पीपल बिलीव अ शेयर्ड कल्चर आइडेंटिटी सच अ कॉमन लैंग्वेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि तमिलनाडु में है तो तमिल बोल रहे हैं, केरला में है मलयालम, आंध्रा में तमिल, तेलंगाना में तमिल, कर्नाटका में कन्नड़। तो दैट इज मैनी पीपल बिलीव अ शेयर्ड कल्चर। और वहां के लोगों का कल्चर क्या होता है, लगभग शेयर्ड, मतलब कि एक जैसा ही। सच एज कॉमन लैंग्वेज, अगर हम इस समुदाय के हैं या इस एरिया में हैं तो हम कॉमन लैंग्वेज बोल रहे हैं वहाँ की। और कॉमन डिसेंट, या उनके फोर फादर या हमारे फोर फादर सेम है। बाइंड इंडिविजुअल्स टुगेदर एज अ नेशन, इससे भी देश बनता है। ठीक है ना, जब हम कहते हैं कि ये तो अपना ही है, अपने एरिया का है, ऐसे कहते हैं ना। अगर फॉर एग्जांपल मान लो हम किसी अननोन शहर में जाएं और वहां पे हमारा अपना सिटी का कोई या अपना जान पहचान का मिल जाए, तो हम खुश होते हैं ना कि ये तो हमारा अपना है। तो जब वो अपना हमें मिलता है तो फिर क्या होता है, इसी तरह जब डिफरेंट ग्रुप्स एक साथ आते हैं कि हम सब एक है, नेशन बनता है। ऑब्जर्विंग द सम फेस्टिवल, सीकिंग द सेम हॉलीडेज फॉर एग्जाम्पल, and holding the same symbols valuable can bring people together, but it can also pose a threat to the values that we cherish in a democracy. तो देखिए, चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल दिवाली की छुट्टी है, वहीं पे ईद की भी छुट्टी है, वहीं पे जीसस उसकी क्रिसमस की भी छुट्टी है, या गुरु नानक जयंती की भी छुट्टी है। तो अच्छी बात है, वी ऑल आर ट्रीटिंग अवर सेल्फ इक्वल, कि भले ही हमारे यहाँ रिलीजियस प्रैक्टिसेस अलग हो, पर फिर भी हम सब क्या हैं, इक्वल है। ये अच्छी चीज है। पर कई बार यही चीज लोकतंत्र के लिए क्या हो जाती है, नुकसानदायक भी बन जाती है।
जब जो मेजोरिटी ग्रुप है वो ये कहे कि उनको क्यों मिल रहा है, तो फिर उस टाइम प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। पर इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर आर्टिकल 14 की अगर मैं बात करूं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, या आर्टिकल 15, नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, रिलीजियस, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। देखो कितनी बढ़िया चीज है। तो वी ऑल आर इक्वल। अगर हमें फेस्टिवल बनाने का हक है तो उसको भी है, सामने वाले को भी है, क्योंकि हम संवैधानिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर रह रहे हैं एक देश में। There are two reasons for this. One, all major religion in the world are internally diverse. हर धर्म के अंदर भी डिफरेंट तरह के सेक्ट हैं। आप जानते हैं बहुत तरह के ग्रुप्स हैं, सेक्शंस हैं। There exist within each religion a number of sects who differ significantly in their interpretation of the religious text and norm. समझ रहे हैं? एक रिलीजियन है, फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म ही है। हिंदुइज्म के अंदर भी आपको बहुत तरह के ग्रुप्स मिल जाएंगे या बहुत तरह के सेक्ट मिल जाएंगे जो अलग अलग मान्यताओं को मानते हैं। मुस्लिम्स में भी इसी तरह। Two, most societies are culturally diverse. They have people belonging to different religion and languages living together in the same territory. कई बार क्या होता है कि मान लो ये एरिया है, ये एरिया है। अब इस एरिया के अंदर एक व्यक्ति एक्स रिलीजियन का है और एक व्यक्ति वाई रिलीजियन का है। दोनों की प्रैक्टिसेस अलग हैं पर दोनों की लैंग्वेज क्या है, कॉमन है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल हिंदी है। तो ये भी एक चीज है जिससे एक नेशन बनता है। ठीक है, लिविंग टुगेदर इन द सेम टेरिटरी, क्योंकि वो सब भाषा बोलने वाले सेम है। फॉर बोथ दीज रीजन इट इज डिजायरेबल टू इमेजिन द नेशन इज पॉलिटिकल रेदर देन कल्चरल टर्म। तो एक देश जो है वो राजनीतिक व्यवस्थाओं के हिसाब से बनता है, संवैधानिक व्यवस्थाओं के हिसाब से बनता है, इन रेस्पेक्ट ऑफ कल्चर। अब कल्चर तो यहाँ अलग अलग था ना, पर फिर भी ये लोग एक साथ हैं एक नेशन के अंदर। तो कल्चर थोड़ी मैटर कर रहा, पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस मैटर कर रहा। दैट इज डेमोक्रेसीज नीड टू एम्फेसिस एंड एक्सपेक्ट लॉयल्टी टू अ सेट ऑफ वैल्यूज दैट मे बी enshrined in the constitution of the country rather than adherence to a particular religion, race, language. आर्टिकल 15 पहले ही इन सब चीजों को खत्म कर देता है। इवन आप देख लो शेड्यूल 8 में 22 भाषाओं को राजभाषा दे दिया, एक पर्टिकुलर को दिया ही नहीं हमने कि भाई जो मेजर बोली जाती हैं सबको है 22 भाषाएं। कहने का मतलब है कि लोकतंत्र के अंदर अगर है तो कुछ वैल्यूज की रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि हर किसी को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा, चाहे अपने कल्चर और रिलीजन या अपनी भाषा का या दूसरा है कोई। नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। Nations, unlike other social groups, seeks the right to govern themselves and determine their future development. They seek, in other words, the right to self-determination. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडियंस हैं तो हम क्या चाहेंगे कि कौन शासन करे यहाँ, जो हम जनता के द्वारा चुना जाए, मतलब भारतीय करें। और अगर कोई विदेशी आए, जैसे अंग्रेज आए थे यहाँ, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, उनको भगाएंगे, जैसा कि किया हम लोगों ने। तो वो चीज वो कह रहा है कि एक फीलिंग ये भी होती है कि अगर हम लोग हैं तो हमारा जो शासक हो वो हम में से ही हो। और लोकतंत्र में तो आप जानते हैं यही व्यवस्था है, शासक जनता के द्वारा चुना जाता है। इन मेकिंग दिस क्लेम अ नेशन सीक्स रिकॉग्नाइजेशन एंड एक्सेप्टेंस बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी। और हर ये तभी हो सकता है जब दुनिया भर के देश उस देश की व्यवस्था को एक्सेप्ट करें और उसको एक पॉलिटिकल एंटिटी माने। जैसे अभी अफगानिस्तान ने में तालिबान ने जब कब्जा किया अफगानिस्तान की टेरिटरी पे और अपनी सरकार बनाई, तो उनकी सबसे पहली कोशिश यही है कि उनको दुनिया क्या करे, इंटरनेशनल कम्युनिटी उन्हें एक स्टेटस दे कि इनके यहाँ पे ये व्यवस्था है। चाहे जैसी भी व्यवस्था है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि वो डेमोक्रेटिक हैं, डिक्टेटर हैं, जो भी हैं, वो मेरा इशू नहीं है। तो हर देश ये चाहता है कि जो भी उसके यहाँ व्यवस्था है दुनिया उसको एक्सेप्ट करे और दुनिया उसको एक पहचान दे कि हाँ इनके यहाँ ये चीज है। In some cases, such claims to self-determination are linked also the desire to form a state in which the culture of the group is protected, is not privileged. और कई बार ये भावना ऐसी हो जाती है कि भाई हमें तो इससे, अब देखिए फॉर एग्जांपल फिर से ये उठा लेते हैं कॉपी को, ये एरिया है समझ लो,
इधर एक्स भाषा बोलने वाले लोग हैं और इधर वाई भाषा। पर जो मेजोरिटी में है इस राज्य के अंदर वो एक्स की संख्या ज्यादा है। तो वाई वाले क्या चाहेंगे कि भाई हमारे ऊपर जो शासन करे वो हमारे में से हो, और एक्स वाले क्या चाहेंगे कि उनका पूरे पे शासन हो क्योंकि वो मेजोरिटी में, या उनका शासन चले। तो ऐसे में वाई वाले क्या होंगे, एक्स वालों से अलग राज्य बनाएंगे, अपना अलग की मांग करेंगे। सेम सिन्हाला और तमिलियंस की बात कर रहा है जो श्रीलंका के अंदर हुआ। आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन 1914 से 1918, टाइम याद रखना, द ट्रीटी ऑफ वर्सले, पढ़ा होगा आपने 9th क्लास की हिस्ट्री की बुक में। established a number of small newly independent state बने, but it proved virtually impossible to satisfy all the demands for self determination। हर किसी की, अब मान लो फॉर एग्जांपल कि ये तीन एक घर है, वो कहे कि एक व्यक्ति कहे कि मेरे को इतने, इस घर के इतने एरिया में मैं शासन करूंगा, दूसरा कहे इतने में मैं करूंगा, तीसरा कहे इतने में मैं करूंगा। ऐसे में तो घर टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो हर किसी का सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या है, शासन करवाने का व्यवस्था क्या है, बनाना मुश्किल है बहुत, क्योंकि आप जानते हैं हर व्यक्ति की प्रायोरिटीज अलग हैं। Beside reorganization of state boundaries to satisfy the demand of one culture, one state lead to mass migration of people across state boundaries। आज़ादी के वक्त हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बना था। तो जब एक पर्टिकुलर कल्चर के लोग ये कहें कि भाई तुम दूसरे यहाँ से जाओ, या वो लोग वहाँ से छोड़ के चले जाएं कि हम तो अपनों के पास जा रहे हैं, अपने भाषा बोलने वालों के पास, तो फिर आप जानते हो चीज़ें क्या होंगी, कॉम्प्लिकेटेड होंगी और देश टूटेंगे। इन नीडेड मोस्ट स्टेट हैड मोर देन वन एथनिक कल्चर। ये तो आप जानते, हर राज्य के अंदर अलग अलग तरह के अलग अलग भाषा बोलने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि एक राज्य पर्टिकुलर ऐसा तो है नहीं कि सेम है। फिर इस हिसाब से तो इंडिया के अंदर सिर्फ 28 भाषा होनी चाहिए थी, पर एनसीईआरटी की बुक में मोर देन 1400 भाषाएं बोली जाती हैं, और 22 को तो हमने ही रिकॉग्नाइजेशन दे रखा है संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंदर 8वें शेड्यूल में। These communities, which we often small in numbers and constitute a minority within the state, were often disadvantaged। और नुकसान किसे उठाना पड़ता है, माइनॉरिटीज को। और एग्जांपल बहुत आसान से समझाऊं इसको, अगर मैं आपको इस बात को, मान लो आज घर में सब्जी क्या बननी है, उस पर वोटिंग चल रही है, मतलब पूछ रहे हैं एक दूसरे से, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो घर के अंदर 5 मेंबर है और 4 कहते हैं कि पनीर बनेगा और एक कहता है कि आज कोई एक्स सब्जी बनेगी, या मतलब दूसरी सब्जी बनेगी कोई। अब जीतेगा कौन, मेजोरिटी कि ठीक है पनीर बनेगा। अब माइनॉरिटी में वो एक व्यक्ति रह गया था, तो वो डिसएडवांटेज। तो सेम इसी तरह देश के अंदर, हालांकि हमारे यहाँ संवैधानिक जो संविधान बनाने वाले मेंबर्स थे उन्हें ये बात पता था, इसीलिए आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 डाल दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो माइनॉरिटीज के अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है। देखो कितनी बढ़िया चीज है। Hence the problem of accommodating minorities as equal citizen remain। तो कई बार ये समस्या रहती है कि माइनॉरिटीज को बराबर के हक नहीं मिल पाते, पर फिर भी हमारा संविधान देता है आर्टिकल 29-30। The right to national self-determination has also been asserted by national liberations movement in Asia and Africa। अफ्रीका की अगर हम बात करेंगे तो एपरिथाइड के खिलाफ, ठीक है। एशिया की अगर हम बात करें तो इंडिया और ब्रिटेन का जो स्ट्रगल था हमारे यहाँ, when they were struggling against colonial dominations। अमेरिका की बात कर लो चाहे इंडिया की, दोनों पे एग्जाम्पल ठीक है। कॉलोनियल डोमिनेशन था, विदेशी हम पे शासन कर रहे थे। Virtually every state in the world today face the dilemma of how to deal with the movement of self determination। हर देश के अंदर ये चैलेंज है कि कैसे शासन व्यवस्था बनाए, क्योंकि फिर वही बात आती है कि मेजोरिटी ने कह दिया कि इस व्यक्ति की सरकार बने, और जो 2-3 लोग दूसरे के साथ थे वो तो कहेंगे कि भाई हमारा राइट तो एक्सप्लॉइट हो गया। तो इसलिए उन्हें भी प्रोटेक्ट करना है, उन दो को भी, क्योंकि अगर उनके अंदर फीलिंग ऑफ एलिनेशन आ गई तो फिर देश टूटेगा, वो भी प्रॉब्लम। More and more people are beginning to realize that the solution does not lie in creating new state। अब देखो फिर वो
5 लकड़ियों वाला एग्जाम्पल। अब एक लकड़ी कह रही है कि मेरे को तो अलग होना है, ठीक है अलग होना, पर अलग होके क्या वो सिक्योर है? क्या वो स्ट्रोंग है? अब नहीं। तो अलग होना, टूटना, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। तो एक राज्य अगर 2 हिस्सों में टूट रहा है तो वो सॉल्यूशन नहीं है। और हमारे यहाँ याद रखना, बाउंड्रीज को रिशफल करना स्टेट की, या एक राज्य को 2 राज्यों में ब्रेक करना या उसको 2 राज्य बनाना, सिर्फ संसद को अधिकार है। मोर एंड मोर पीपल आर समझ रहे हैं इन चीज़ों को कि भाई अगर एक साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, और अगर अलग अलग हो गए तो वो सॉल्यूशन है ही नहीं। डेमोक्रेसी भी खतरे में आती है ऐसे पॉइंट में। दिस मे बी एसेंशियल नॉट ओनली फॉर रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स अराइजिंग, ये ए है, अराइजिंग फ्रॉम न्यू क्लेम्स फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। और ये कब होती है? जब कोई भी मतलब कि कहे कि नहीं हमें नहीं रहना अब इनके साथ, हमारे एरिया में तो हमारों की सरकार, या हम लोग तो अलग होना चाहते हैं, हम लोग अपने शासक खुद बनेंगे। तो फिर आप जानते हो उस टाइम क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। जैसे वही श्रीलंका का एग्जांपल, या रशिया 1991 में 14 देशों ने अलग होने की बात उठाई कि यूएसएसआर से कि भाई हमें तो इसके साथ नहीं रहना। नेशनलिज्म एंड pluralism, the kind of group rights which have been granted in different countries include constitutional protection for the language, Schedule 8, culture and religion of minorities, आर्टिकल 29-30 की बात कर रहा है। तो अब हमें ये सब चीज़ों को, इन कमियों को दूर करने के लिए, हर किसी को बराबर का हक देने के लिए संवैधानिक व्यवस्था स्थापित करनी पड़ती है। In some cases, identified communities also have the right to representation as a group in legislative bodies. For example, if I talked about India, we have right to representation. ठीक है ना, जो अलग अलग अगर कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है इलेक्शन के अंदर, ठीक है। और इवन रिजर्वेशन की व्यवस्था भी हमारे यहाँ, जो डिप्राइव सेक्शन है सोसाइटी का या ओप्रेस्ड था, उसके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था भी है। एंड अदर स्टेट इंस्टीट्यूशंस, और राज्यों के अंदर भी होता है, आप जानते हो। डिफरेंट ग्रुप्स नीड टू बी ग्रांटेड रिकॉग्निशन एज द पार्ट ऑफ नेशनल कम्युनिटी। जो डिप्राइव्ड हैं या अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, हर किसी को क्या है, उनको रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है, फॉर एग्जांपल आप क्लास में जाओ अपने, आप क्या चाहोगे कि सब मेरे से आके बात करें, मेरे से मतलब मिले जुले, या मेरे को रिकॉग्नाइजेशन मिले। सेम वही चीज एक समुदाय चाहता है। अल्टीमेटली द राइट टू नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन was often understood to include the right to independent statehood for nationalities. तो जब ये भावना बहुत बड़े स्केल पे हो जाए तो फिर राइट टू इंडिपेंडेंट स्टेटहुड भी की भी व्यवस्था है। मैंने आपको बता दिया, संसद को अधिकार है उसमें। टुडे वी विटनेस मैनी स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ग्रुप आइडेंटिटीज। हमारे यहाँ है, जैसे आप नक्सलिटीज की बात कर लो, छत्तीसगढ़ और इस इलाके में ज्यादा एक्टिव हैं, ठीक है ना। मैनी ऑफ विच एम्प्लॉय द लैंग्वेज ऑफ नेशनलिज्म, वो किसका उपयोग करते हैं कि हमारी भाषा बोलने वाले इधर, मतलब हमारे साथ, और दूसरी भाषा बोलने वाले वहां पे, तो वो लैंग्वेज को भी उपयोग कर लिया जाता है कई बार, किस रूप में, नेशनलिज्म की भावना के रूप में। इन अ डेमोक्रेसी द पॉलिटिकल आइडेंटिटी ऑफ सिटीजन शुड एनकम्पास द डिफरेंट आइडेंटिटी विच पीपल में है। कहने का मतलब है कि लोकतंत्र की अगर हम बात कर रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं, भाई सब मिलजुल के रहो। अगर डिफरेंसेस हैं भी तो उन पे बातचीत के जरिए उन्हें सोल्व करो। अलग होना, छोड़ देना, टूटना, मतलब कि समुदायों के बीच की बात कर रहा हूँ, वो सॉल्यूशन नहीं है। इट वुड बी डेंजरस इफ इंटॉलरेंट एंड होमोजेनाइजिंग फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी एंड नेशनलिज्म आर अलाउड टू डेवलप। अब अगर हमने उस भावना को पनपने दिया ना कि अलग होना है इनसे, तो या ये हमारे अपने नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसीलिए अगर डिफरेंसेस हैं, हो सकते हैं डिफरेंसेस आइडियोलॉजी के नेचुरल हैं, वी शुड टॉक और डिबेट ऑन देम सो आवर इश्यूज, आवर कन्फ्लिक्ट मे बी और कैन बी सॉल्व।
तो उम्मीद है गाइस आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए दोस्त और स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी पॉइंट के द्वारा कोई भावना हर्ट हुई है तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हमारी कोई इंटेंशन नहीं है आपकी किसी भावना को हर्ट करने की। आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये पॉइंट्स हैं, मैंने बस एक आपको ब्रॉड व्यू में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ताकि कल को आप जब पीसीएस या यूपीएससी के जैसे एग्ज़ाम्स के मेंस लिखेंगे, जनरल स्टडीज़ के पेपर्स, तो वहाँ एक ब्रॉड सेंस में चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएँ। ठीक है स्टूडेंट्स, स्वस्थ रहिए, इस देश को अच्छा बनाइए, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कीजिए और खुद सोसाइटी में अपना एग्जिस्टेंस भी उत्पन्न कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।